कलम जिसने सालों तक बिना डरे सच लिखा, एक आवाज जो अपराध और राजनीति के गठजोड़ के खिलाफ बोलती रही, और एक शाम जब वही आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। ये कहानी है राजदेव रंजन की, सिवान के एक ऐसे पत्रकार की जिनकी मौत आज भी बिहार की पत्रकारिता के इतिहास में एक गहरा घाव मानी जाती है। बिहार का सिवान जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा एक ऐसा इलाका जो अपने राजनीतिक इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही अपराध और राजनीति के गहरे गठजोड़ के लिए भी। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में सिवान का नाम अक्सर उन खबरों में आता था जहां स्थानीय राजनेताओं पर आपराधिक मामलों के आरोप लगते थे। यही वो माहौल था जिसमें राजदेव रंजन ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। उपलब्ध रिकॉर्ड्स के अनुसार राजदेव रंजन का जन्म लगभग 1971 में हुआ था। वो एक पढ़े लिखे इंसान थे। उनके पास सिर्फ एक सामान्य डिग्री नहीं, बल्कि लॉ की डिग्री और साथ ही एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी थी। ये बात अपने आप में दिखाती है कि रंजन कोई मामूली स्ट्रिंगर नहीं थे जो सिर्फ इत्तेफाक से पत्रकारिता में आ गए हों, बल्कि वो एक शिक्षित, समझदार इंसान थे जिन्होंने जानबूझकर इस पेशे को चुना। 1994 में राजदेव रंजन ने हिंदी भाषा के बड़े राष्ट्रीय अखबार हिंदुस्तान के लिए एक स्ट्रिंगर के तौर पर काम करना शुरू किया। स्ट्रिंगर का काम आसान नहीं होता। ये किसी बड़े शहर के आरामदायक दफ्तर में बैठकर की जाने वाली पत्रकारिता नहीं है। एक स्ट्रिंगर को जमीन पर उतरकर खुद खबरें ढूंढनी होती है, स्थानीय स्रोतों से रिश्ते बनाने होते हैं और अक्सर बेहद कम संसाधनों में बेहद कम सुरक्षा के साथ काम करना होता है। सिवान जैसे इलाके में जहां राजनीति और अपराध की दुनिया एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, एक स्ट्रिंगर का काम और भी ज्यादा जोखिम भरा हो जाता था। अगले 24 सालों तक राजदेव रंजन हिंदुस्तान अखबार से जुड़े रहे। ये कोई छोटी अवधि नहीं है। एक चौथाई सदी से भी ज्यादा समय एक ही अखबार के साथ एक ही इलाके की खबरें कवर करते हुए धीरे धीरे उनकी मेहनत और उनके काम को पहचान मिली और वो सिवान जिले के लिए हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ बन गए। यानी उस पूरे इलाके की खबरों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। रिपोर्टों के अनुसार उनकी पत्रकारिता का मुख्य केंद्र हमेशा से राजनीति और अपराध रहा। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। सिवान जैसे इलाके में जहां राजनीतिक ताकत अक्सर आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी होती थी, वहां एक पत्रकार के लिए इन दोनों विषयों को अलग अलग करके देखना लगभग नामुमकिन था। जो भी राजनीति की खबर लिखता, वो अक्सर अपराध की दुनिया को भी छूता। ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बिहार की राजनीति के केंद्र में थे और रंजन ने इसी दौर में अपनी रिपोर्टिंग को आकार दिया। अपनी निजी जिंदगी में राजदेव रंजन एक साधारण पारिवारिक इंसान थे। वो अपनी पत्नी आशा देवी के साथ सिवान के महादेव मिशन कंपाउंड में रहते थे। आशा देवी खुद एक स्कूल टीचर थी। यानी दोनों पति पत्नी समाज में शिक्षा और जानकारी फैलाने के काम से जुड़े हुए थे, एक क्लासरूम में, दूसरा अखबार के जरिए। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों उस वक्त स्कूल जाने की उम्र के थे। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था, जबकि परिवार का मुखिया हर दिन उन खबरों को उजागर करने में लगा था जिन्हें उजागर करना खतरनाक हो सकता था। रंजन की पत्रकारिता कोई नई या अचानक शुरू हुई बहादुरी नहीं थी। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार 2005 में उनके ऑफिस पर हमला हुआ था। उनके भतीजे राहुल यादव के मुताबिक ये हमला कुछ अपराधियों ने किया था। ये घटना अगर सही है तो ये दिखाती है कि रंजन को आने वाले सालों से बहुत पहले ही अपनी रिपोर्टिंग की वजह से खतरों का सामना करना पड़ रहा था। ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जो अचानक बिना किसी पिछले इतिहास के हुई, बल्कि ये एक लंबे तनावपूर्ण रिश्ते का हिस्सा थी जो एक पत्रकार और उन ताकतवर लोगों के बीच बना हुआ था जिनके बारे में वो लिखते थे। यहां एक जरूरी बात स्पष्ट करनी होगी। कैरवन मैगजीन की एक गहरी
खोजी रिपोर्ट के अनुसार रंजन की असल जिंदगी उतनी सीधी सादी बहादुर पत्रकार बनाम भ्रष्ट सत्ता वाली कहानी नहीं थी जितनी बाद में मीडिया में पेश की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान अखबार में सिवान की कवरेज लीड करते हुए रंजन को एक अनकह समझौते के तहत विज्ञापन बेचने का भी काम करना पड़ता था, एक न्यूनतम मासिक सेल्स टारगेट के साथ, जिससे उनकी कम सैलरी में कुछ इजाफा होता था। ये जानकारी हमें याद दिलाती है कि छोटे शहरों की पत्रकारिता की हकीकत बड़े शहरों की चमक दमक वाली पत्रकारिता से कितनी अलग होती है, जहां पत्रकार सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि आर्थिक तौर पर अखबार को चलाने में भी मदद करते हैं, जिससे कभी कभी उनकी स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकती है। ये वैकल्पिक नजरिया इस केस को और भी पेचीदा बनाता है और आने वाले एपिसोड्स में हम इस सवाल को बार बार टटोलेंगे, क्या रंजन सिर्फ अपनी निडर पत्रकारिता की वजह से निशाना बने या इसके पीछे और भी परतें थी जिन्हें समझना जरूरी है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि ये एक वैकल्पिक विश्लेषण है, कोई पुलिस या कोर्ट का पुष्ट निष्कर्ष नहीं। राजदेव रंजन जैसे स्थानीय पत्रकार भारत के छोटे शहरों और कस्बों में पत्रकारिता की रीढ़ माने जाते हैं। वो लोग होते हैं जो बड़े शहरों के भव्य न्यूज रूम से दूर जमीन पर रहकर स्थानीय अपराध, स्थानीय भ्रष्टाचार, स्थानीय राजनीति की हकीकत को उजागर करते हैं। अक्सर बिना किसी बड़ी सुरक्षा के, बिना किसी बड़े संस्थागत समर्थन के। उनकी सैलरी अक्सर बेहद कम होती है, उनके संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन उनका काम स्थानीय समाज के लिए उतना ही अहम होता है जितना किसी बड़े शहर के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का। 24 साल की पत्रकारिता में राजदेव रंजन ने सिवान के हर बड़े राजनीतिक और आपराधिक घटनाक्रम को करीब से देखा और रिपोर्ट किया। उन्होंने उस दौर को कवर किया जब सिवान की राजनीति में एक खास नाम बार बार उभरता था, मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम, जो आने वाले सालों में इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु बनने वाला था। लेकिन उस नाम की पूरी कहानी, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड और रंजन के साथ उसका टकराव कैसे शुरू हुआ, ये सब हम अगले एपिसोड में विस्तार से समझेंगे। आज जब हम राजदेव रंजन के करियर को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक साधारण लेकिन गहरी सच्चाई सामने आती है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने 24 साल तक बिना किसी बड़े नाम या शोहरत के अपने इलाके की सच्चाई लिखने की कोशिश की। उनकी कहानी सिर्फ उनकी मौत की वजह से नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की वजह से भी याद रखी जानी चाहिए। एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से अपने पेशे को समर्पित थी, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अगले एपिसोड में हम उस शख्स की कहानी में गहराई से उतरेंगे जिसका नाम इस पूरे केस में बार बार सामने आता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। हम देखेंगे कि सिवान की राजनीति में उनका उदय कैसे हुआ, उन पर पहले से कौन कौन से आपराधिक मामले दर्ज थे और कैसे उनका और राजदेव रंजन का रास्ता आखिरकार टकराने वाला था। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है छोटे शहरों के पत्रकारों को वो सुरक्षा और सम्मान मिलता है जिसके वो हकदार हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और इस पूरी सीरीज को फॉलो करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।